जय हिंद दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी गुल्ली डंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं गुल्ली डंडा। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कहीं लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट-पोट हो जाता है कि उनके साथ जाकर खेलने लगूँ। ना लॉन की ज़रूरत, ना कोर्ट की, ना नेट की, ना थापे की। मज़े से किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा ना खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकता। यह गुल्ली डंडा है कि बिना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों में अरुचि हो गई है। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलों की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मढ़ते हो। ठीक है, गुल्ली से आँख फूट जाने का भय रहता है तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। अगर हमारे माथे पर गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे हैं। खैर, यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमघटे, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोचलों की प्रदर्शनी की अभिमान की गुंजाइश ही न थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब जब घर वाले बिगड़ रहे हैं। पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। न नहाने की सुधि है, न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी ही चपलता, वही झल्लाहट। गुल्ली कैसी हो उस पर इस तरह झपटता था जैसे छिपकली। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आता देख उसका दौड़ कर स्वागत करते थे और उसे अपना गोइया बना लेते थे। एक दिन हम और गया 2 ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा। अनुनय विनय का कोई असर न हुआ। गया ने मुझे दौड़ाकर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दांव देकर जाओ। पदाए तो बड़े बहादुर बन के पदने के बेर क्यों भागे जाते हो। तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। न खाने जाऊं न पीने जाऊं। हाँ, मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखूँ मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे, कोई दिल लगी है। दाव दिया है, दाव लेंगे। अच्छा, कल मैंने तुम्हें अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। वह तो पेट में चला गया, निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद। अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया, तुमसे मांगने गया था।
जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दाव ना दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है, आखिर कैसे किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है, भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या अधिकार। रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब न होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ। अमरूद समरूद मैं नहीं जानता, मुझे न्याय का बल था। वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता था। मैंने गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी, और गाली नहीं 2-4 चांटा जमा दिए। मैंने उसे दांत काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अश्त का मुकाबला ना कर सका, भागा। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर में जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का था, एक लौंडे के हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत न की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे, यह यह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थीं। यहाँ सब चीज़ें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घराव सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला न समाता था, लड़कों से जीट उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़ी होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेलर हो जाए। मेरे मित्र की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की वह शक्ति है जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं। क्या समझेंगे? उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी, मानो कह रहे थे, तुम भाग्यवान हो भाई, जाओ, हमें तो इस उजाड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी ज़िले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा। डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखने ही इतनी मधुर बाल स्मृतियाँ हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित ना था। जहाँ खंडहर था, पक्के मकान खड़े थे। जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था, वहाँ अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान का काया पलट हो गया था। अगर उनके नाम और स्थिति का ज्ञान ना होता तो मैं उसे पहचान भी न सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूँ, तुम मुझे भूल गए, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली हुई जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ, साहबी ठाट में, रोब और अधिकार के आवरण में। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया? मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ हाँ है तो जरा उसे बुला ला सकते हो? लड़का दौड़कर हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया, हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मजे में रहे।
बहुत मज़े में। तुम अपनी कहो, डिप्टी साहब का साइंस हूँ। मताई, मोहन, दुर्गा, यह सब कहाँ है? कुछ खबर है? मताई तो मर गया। दुर्गा और मोहन दोनों डाकी हो गए। मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े ज़हीन थे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया न मेरी ओर प्रश्न की आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूँगा सरकार, अब तो पेट के धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलते हैं। तुम पदाना हम पदेंगे। तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर आज भी बाकी है, वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर। हमारा और उसका क्या जोड़? बेचारा झेंप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेंपना थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ मिलेगा? पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता था। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जन बस्ती से दूर जाकर एकांत में खेलें। वहाँ कौन देखने वाला बैठा होगा। मज़े से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया उसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसने मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था वही सोचने में मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आई थी गया? सच कहना, गया झेंपता हुआ बोला। मैं आपको क्या याद करता हुजूर, किस लायक हूँ? भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हूँ न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन मीठा होता रहता है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम की ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहां आकर हम किसी समय कमल के पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही थी। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आप जाकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेली में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों का वशीकरण डालता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उसे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो जो गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियाँ कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हुच जाने पर ही डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर जब ओछी चोट पड़ी और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झट उसे खुद उठा लेता और दोबारा टांड लगाया। गया यह सारी बेकवायदियाँ देख रहा था, पर कुछ ना बोलता था, जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल